हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फन जोन। आज हम आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बोहनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा। उधर एक फरलांग तक पान की कोई दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी वहाँ कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। यह इंतज़ार मुझको बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बना कर गिलौरियाँ देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार न करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भेंट चढ़ जाता है। कई बार इरादा किया कि पानदान खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं है और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं। और मान लो जान पर खेलकर एक बार खरीद भी लूं तो पानदान कोई परी की थैली तो नहीं कि इधर इच्छा हुई और गिलौरियाँ निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सरदर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे। यहाँ तो सरौते की सूरत देखते ही कपकपी छूटने लगती है। जब कभी ऐसी ही ज़रूरत आ पड़ी जिसे टाला नहीं जा सकता तो सिल पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूँ, लेकिन सरौते से काम लूँ यह गैर मुमकिन। मुझे तो सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वे लोग रोज़ गलतियां करते हैं जो इस कला के दक्ष हैं, तो भला मैं किस खेत की मूली हूँ। तमोली ने अगर चूना ज़्यादा कर दिया तो कत्था और ले लिया। उस पर उसे एक डांट भी बताई। आंसू पूछ गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त होता है जब किसी दोस्त के घर जाए। पान अंदर से आया तो इसके सिवाय कि जानबूझकर मक्खी निकले, समझबूझकर जहर का घूंट गले के नीचे उतारे और चारा ही क्या। शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते तो ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई। गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गर्म करके उड़ेल दिया, मगर घुटकर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए तो यह समझ में आने वाली बात नहीं। मैं लाख अनाड़ी हूँ, लेकिन कभी इतना ज़्यादा चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं। मैं तो समझता हूँ यही अंतःपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वह जातियों का प्रोटेस्ट क्यों कर करे। खामोश बायकाट से आप राजी नहीं होते। दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में है नहीं। भावों की कामन और बरौनियों का नेजा और मुस्कुराहट की तीर उस वक्त बिल्कुल कोई असर नहीं करते। जब आप आंखें लाल किए आस्तीने समेटे इसलिए आसमान पर सर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ, तब सालन में नमक और पान में चूना ज़्यादा कर देने के सिवा बदला लेने का उनके हाथ में और क्या साधन रह जाता है। खैर, 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने से ज़्यादा मुस्तैदी न दिखलाई। 1 मिनट तक तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कोई मसाला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधि पूर्वक गिलौरियाँ बना रही है, मगर अब भी वह सड़क की ओर प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी कि जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं, और ग्राहक भी कैसा, जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 ही बार आता है।
तब तो मैंने जरा झुंझलाकर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, कुछ इसकी भी खबर है? तम्बोलिन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए। बुरा न मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोहनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोहनी हुई थी, दिन में कुल 6 आने की बिक्री हुई। परसों भी आप ही की बोहनी थी, 8 आने के पैसे हाथ में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपये आ गए थे। कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी, मुझे गोली सी लगी। मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई दावा नहीं है, मुझसे ज़्यादा अभागे दुनिया में कम नहीं। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार जरूर हूँ, लेकिन यह मैं कभी गंवारा नहीं कर सकता कि नसूहत का दाग बर्दाश्त कर लूँ। कोई मुझसे बोहनी न कराए, लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अपशकुन समझे, यह तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नसूहत के दाग मिटाकर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार साग भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी तम्बोलिन की खूब तारीफ की। वह महाशय जरा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी। मेरी ओर शरारत भरी नज़रों से देखकर बोले, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं और न अभी पानों की ज़रूरत ही है। मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। यह तो टेढ़ी खीर है, तो क्या मुफ्त में किसी की आंख में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए। इसी तरह जो मुझसे मिलने आया, उससे मैंने अपनी तम्बोलिन का बखान किया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फप्तियाँ कसी। मुझे छिपे रुस्तम भगत जी और न जाने क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाली। यह दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई। दूसरे दिन जब मैं तम्बोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई, कोई 3.5 रुपये आए, अब रोज़ बोहनी करा दिया करो। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें की, तम्बोलिन की स्तुति गाई और अपनी गिरह से पैसे खर्च करके सुर्ख रुई हासिल की, लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी। यह स्वांग अब ज़्यादा दिनों तक न चल सकता था, इसलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूं। जब मेरी बोहनी ही न होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम में लग गया, लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता होगा कि किसी की आहट मिली। आंख ऊपर को उठाता हूँ तो तम्बोलिन गिलौरियाँ लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतनी बेमुरव्वती भी तो न हो सकती थी कि दुत्कार दूँ। बोला, तुमने नाहक तकलीफ़ की, मैं तो आ ही रहा था। तम्बोलिन ने मेरे हाथ में गिलौरियाँ रखकर कहा, आपको देर हुई तो मैंने कहा कि मैं ही चलकर बोहनी कराऊँ। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मगर किसी की बोहनी नहीं की। क्या करता, गिलौरियाँ खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था, वह फिर फंदे की तरह गर्दन पर चिपटी हुई थी। मैंने सोचा था मेरे यार दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की ज़रूरत न रहेगी, मगर तम्बोलिन शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी, इसलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया, दोबारा न गया। 2-1 रसिक नौजवान भी अभी तक आए थे। वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बनते थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर पूरे 1.5 रुपये खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तम्बोलिन ने नीचे से चीखना चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। आंखें मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हुआ कि आज नींद आ गई थी। फिर बोहनी करानी पड़ी और फिर वहीं बला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपये का सफाया हो गया।
आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया था कि वह घर छोड़ दूं। मैंने वहां से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर वहां जा पहुंचा। वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ, शायद कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश न होता होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला पर फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती न थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आज़ादी का नशा था। हर एक चीज़ मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा वह तंबोलिन लपकी चली आ रही है। कुछ न पूछो उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका सिर फोड़ लूं। मुझे देखकर वह ऐसी खुशी हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का अंदाज़ा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर से ही कहा, वाह बाबूजी वाह, आप ऐसा भागे कि किसी को पता भी न लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ़ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। अब मैं आपको यहाँ न रहने दूँगी। जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊँगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपये। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिससे यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपये है। 10 रुपये में तो शायद मरने की भी जगह न मिलेगी। मगर तंबोलिन पर इस चकमे का कोई असर न हुआ। बोली, इस जरा से घर के 10 रुपये? आप 8 ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा न हो तो जब जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इस वक्त आपको दिखा दूँ। मैंने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज ही कैसे छोड़ सकता हूँ? पेगसी किराया दे चुका हूँ। तंबोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपये तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपये कौन बड़ी बात है। यही समझ लीजिए कि आप न चले तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोनी वहाँ और किसी की नहीं। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ लाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान न उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं, पर जबान इतनी बेमुरव्वत न हो सकी। बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं। मैं कब तक रहूं, कब तक न रहूं। आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े। तुम न इधर की रहो न उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आप तो आज जाते नहीं। मेरा कुछ ठीक नहीं है तो मैं रोज़ यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूँगी। इतनी दूर रोज़ आओगी? हाँ, चली आऊँगी। 2 मील ही तो है। आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। यह लीजिए, गिलौरियाँ लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलौरियाँ ली और कुछ गस की सी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अक्ल कुछ काम नहीं करती कि इस मुसीबत से क्यों कर गला छुड़ाऊं। तब से इस फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई भागने की राह नज़र नहीं आती। सुखर्रू भी रहना चाहता हूँ, बेमुरवती भी नहीं करना चाहता, और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दें तो जीवन भर उसका कृतज्ञ रहूँगा। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।